नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसी घटना के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें एक मां ने अपनी ही बेटी की हत्या की सुपारी अपने एक रिश्तेदार को दी। क्या है घटना में आगे ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह घटना सेक्टर 46 फरीदाबाद के चौकी प्रभारी सोहन जब अपनी पूरी टीम के साथ क्षेत्र की रात्रि गश्त पर निकलने की तैयारी कर रहे थे तब की है। तभी पुलिस कंट्रोल रूम से फोन आ गया कि उन्हें बताया गया कि सेक्टर 45 की कोठी नंबर या मकान नंबर 387 में 387 में एक कत्ल हो गया है। यहाँ पुलिस चौकी से घटना स्थल महज 2 किलोमीटर दूर था। सोहन पाल अपनी टीम के साथ साथ लगभग 10 से 15 मिनट में उस जगह पर पहुंच गए जहां पर वारदात हुई। वह एक खाली एरिया था और अक्सर सुनसान रहता था। इस वजह से पड़ोसियों को भी इस घटना का पता नहीं चल पाया। रात लगभग 3 बजे पुलिस को आया देख आसपास के कोठियों से लोग बाहर निकल कर आए। कोठी नंबर 387 में मौजूद एक व्यक्ति ने कोठी का मेन गेट खोल दिया। तभी पता चला कि उसी कोठी में रहने वाला किराएदार राजेश सिंह था। उस समय चौकी प्रभारी सोहन पाल ने अंदर जाकर देखा तो बेड पर एक लड़की की लाश पड़ी थी जिसकी हत्या गला रेत कर की गई थी। बिस्तर खून से पूरी तरह लथपथ भीगा हुआ था। जिस कमरे में हत्या हुई थी उसमें रखी अलमारी और उसका लॉकर खुला हुआ था। अलमारी का सारा सामान बिखरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो हत्या लूटपाट के इरादे से किया गया हो और विरोध करने पर लड़की की हत्या करके सामान व नगद पैसों को लेकर फरार हो गया है। पुलिस को सूचना कोठी की मालकिन पुष्पा कोहली ने दी। उसने बताया कि वह मृतिका की बेटी किरण है। पुष्पा के अनुसार उसके पति सुरेंद्र कोहली और 12 वर्षीय उसका बेटा नितिन कोहली बीते दिन सुबह ही उसकी अस्वस्थ मां को देखने के लिए भटिंडा पंजाब गए थे। वारदात के समय पुलिस पुष्पा कोहली और किरण ही घर में थी। इस घटना की सूचना पाकर पुलिस के उच्च अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए थे। जब पुष्पा कोहली से पूछताछ किया गया तो बताया कि बीती रात लगभग 10 बजे वह रसोई में खाना बना रही थी। तभी मेन गेट खोलकर भूरके वाली 2 औरतें अंदर आई। किरण उन दोनों को अंदर लेकर आई। जब किरण ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वे उसकी परिचित हैं और उसे उनके साथ कुछ हिसाब किताब करना है। यह बात पुष्पा कोहली पुलिस वालों को बताती हैं। उस समय बुरके वाली दोनों औरतें सोफे पर बैठे थे। वे दोनों अपने चेहरे पर नकाब डाले हुए थे, इसलिए उनके चेहरे नहीं देख सकी। उन्हें बैठा छोड़कर वह अपने कमरे में चली गई। पुष्पा ने के अनुसार कुछ देर बाद किरण एक गिलास में पानी लेकर उसके कमरे में आई। उसने चूंकि थोड़ी देर पहले खाना खाया था इसलिए पानी पीकर गिलास मेज पर रख दिया। उसके बाद या तो वो बेहोश हो गई थी या फिर सो गई थी। फिर पुष्पा ने बताया देर रात करीब 2 बजे वह उठी तो उसके दोनों हाथ और पैर कपड़े से बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा भरा हुआ था। उसने उठने की कोशिश की तो वह बिस्तर के नीचे इधर गिर गई। कपड़े से मुंह बंधे होने के कारण वह आवाज भी नहीं निकाल पा रही थी। पुष्पा ने फिर आगे बताया कि कैसे भी करके उसने फोन उठाकर पहले किरण का नंबर लगाया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। फिर अपनी नौकरानी सपना के पति अजीत का नंबर लगाया। नंबर तो लग गया लेकिन मुंह बंद होने की वजह से बात नहीं कर सकी। इस पर घसीटते हुए दरवाजे में के पास पहुंची और दोनों पैरों से दरवाजा पीटने लगी, जिसकी आवाज सुनकर किराएदार राजेश सिंह नीचे आया। वह बाहर से दरवाजा खोलकर अंदर आया और उसके हाथ पैर खोल दिए। तब नौकरानी सपना और उसका पति भी आ गए थे वहां। पुष्पा कोहली ने आगे बताया कि उसके यह पूछने पर कि किरण कहाँ है तो राजेश ने जवाब दिया कि वह अपने कमरे में सो रही होगी। लेकिन जब पुष्पा कमरे में जाकर देखा गया तो किरण की लाश बेड पर पड़ी थी। किसी ने उसकी गला काटकर हत्या कर दी थी। उसका सारा बेड खून से डूबा हुआ था, लथपथ था और अलमारी का सामान इधर उधर पड़ा हुआ बिखरा हुआ था। यह देखकर उसने और लोगों ने पुलिस को इस घटना की सूचना दी। जब सुबह हुई तो एसपी पूनम दयाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच इलाके के पुलिस की जगह उस समस्या के CIA NIT इंचार्ज इंस्पेक्टर विमल कुमार, सब इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार और अश्वनी कुमार को सौंप दी ताकि उस सुनसान इलाके में हुई हत्या के मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। इंस्पेक्टर विमल कुमार ने अपनी पूरी टीम के साथ मौका वारदात का मुआयना किया। उन्होंने पुलिस, फोटोग्राफर, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया था ताकि जरूरी सबूत इकट्ठा किया जा सके।
प्राथमिक कार्रवाई के बाद मृतिका की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। पोस्टमार्टम से पता चला कि उसकी मृत्यु श्वास नली कट जाने के कारण हुई। अब हम यह बताते हैं इस घटना की शुरुआत कहां से हुई थी, क्यों किरण की हत्या की गई थी, क्या कारण था कि किरण की हत्या हुई। पुलिस की गहरी छानबीन से पता चला कि मृतिका किरण के पिता सुरेंद्र कोहली काफी समय पहले पंजाब आकर फरीदाबाद में बस गए थे। फरीदाबाद सेक्टर 28 में बिल्डिंग मटेरियल का कारोबार था। सुरेंद्र कोहली का विवाह 1989 में भटिंडा पंजाब की रहने वाली पुष्पा कोहली से हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद कोहली परिवार के घर में किरण का जन्म हुआ, जिसे घर में सब प्यार से गुड़िया कहते थे। किरण के जन्म के 11 साल बाद कोहली परिवार में एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम नितिन रखा गया। 12 वर्षीय नितिन कोहली फिलहाल फरीदाबाद के एक नामी स्कूल में कक्षा 7 में पढ़ रहा था। पुष्पा कोहली घरेलू महिला थी और घर पर ही रहकर परिवार व बच्चों की जिम्मेदारी संभालती थी। इतने दिन बीत जाने के बाद किरण अब जवान हो गई थी। उस पर कभी भी पारिवारिक पाबंदियां नहीं रही, इसलिए वह शुरू से ही फैशनेबल और खुले विचार वाली लड़की थी। जहां मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया वह और भी मॉडर्न ख्यालों वाली होती जा रही थी, वह जो भी करना चाहती थी वह उसे पूरा जरूर करती थी कि बिना किसी बात की परवाह किए कि उसके परिवार वालों को उसकी नज़र में क्या होगा, अच्छा लगेगा या नहीं। इस बात के चलते किरण ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ 22 नवंबर 2010 को दूसरे वर्ग के युवक रंजीत त्रिपाठी से प्रेम विवाह कर लिया था। रंजीत गांव लकड़पुर जिला फरीदाबाद का रहने वाला था। शादी के बाद किरण घर छोड़कर रंजीत त्रिपाठी के साथ दिल्ली स्थित सरिता विहार के निकटवर्ती क्षेत्र मदनपुर खादर में किराए के मकान में रहने लगी थी। परिवार से अलग रह जब जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों से सामने हुआ तो किरण और रंजीत दोनों ने अलग अलग प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगे। किरण जिस कंपनी में नौकरी की वह रियल एस्टेट का कारोबार करती थी। उसके मालिक का नाम महफूज आलम था। महफूज आलम का ऑफिस कालिंदी कुंज में स्थित था। कालिंदी कुंज मदनपुर खादर के पास ही है, इसलिए किरण को ऑफिस आने जाने में कोई परेशानी नहीं थी। महफूज आलम के साथ काम करते करते किरण उसके लिए काफी महत्वपूर्ण बन गई थी। नतीजतन महफूज आलम उसे अच्छी तनख्वाह के साथ साथ सौदे से मिलने वाली रकम में मोटा कमीशन भी देने लगा। इसी के चलते किरण ने अच्छा खासा बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लिया था। दूसरी ओर उसके पति रंजीत को नौकरी से इतना पैसा भी नहीं मिलता था कि वह घर का खर्चा ठीक से चला सके। दोस्तों, जब उम्मीद से ज्यादा पैसा मिलने लगता है तो कई कमजोर लोगों के पैर बहकने लगते हैं। ठीक ऐसा ही हुआ किरण के साथ। किरण ने शराब पीना चालू कर दिया और वह देर रात तक घर आने लगी। रंजीत ने जब बात किरण की माँ को बताया तो उसकी माँ ने उसे समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन इससे किरण की दिनचर्या और व्यवहार में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जिसके कारण दोनों पति पत्नी में बातचीत और मतभेद शुरू हो गए। इस बात को लेकर रंजीत और किरण के बीच कई बार लड़ाई झगड़े भी हुए। पति से जब ज्यादा मतभेद और लड़ाई झगड़ा बढ़ गया तो किरण ने उसके खिलाफ दिल्ली के साकेत कोर्ट में तलाक का मुकदमा दायर कर दिया। इसके बाद 27 जून 2013 को रंजीत का घर छोड़कर फरीदाबाद अपनी माँ के पास आकर रहने लगी। घर लौटकर किरण में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। अब तो किरण ने नाइट क्लब भी जाना शुरू कर दिया और देर से रात आने लगी थी। जब उसकी माँ जवाब मांगती तो वह गाली गलौज और मारपीट भी करने लग जाती। किरण का हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल कोहली परिवार के लिए बदनामी का कारण बन रहा था। एक तो शादी के बाद भी बेटी घर में बैठी थी, दूसरी ओर वह शराब पीकर देर रात को घर लौटती थी। माँ पुष्पा कोहली इस बात को लेकर तनावग्रस्त रहने लगी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस समस्या का कैसे समाधान करें। यह सब चल ही रहा था कि किरण की अचानक हत्या हो गई। अब चलते हैं घटना की दूसरी पहलू में, पर जहां पर इंस्पेक्टर विमल कुमार ने अपनी पूरी टीम के साथ बेहद बारीकी से घटना स्थल का मुआयना किया, जांच पड़ताल किया। पाया कि पुष्पा कोहली द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट और मौका वारदात पर पाए गए सबूतों में काफी झोल है, काफी अलग लग रहा था। इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने
सुरेंद्र कोहली के किराएदार राजेश सिंह, नौकरानी सपना और उसके पति रंजीत के अलग अलग बयान दर्ज किए। जब उन सभी के बयानों को क्रॉस चेक किया गया तो विमल कुमार को कई बातों पर शक हुआ, जैसे किरण ने पुष्पा को गिलास में पानी दिया जिसे पीकर वह बेहोश हो गई और शायद बाद में सो गई। यह बात समझ से बाहर थी कि किरण ने बिना मांगे मां को पानी क्यों दिया और उसने क्यों पिया। इंस्पेक्टर विमल कुमार ने गिलास के बचे पानी को सूंघ कर देखा तो वह सामान्य पानी था और उसमें किसी तरह की कोई भी गंध नहीं आ रही थी। फिर भी उन्होंने उस पानी को और गिलास को फॉरेंसिक लैब जांच के लिए भिजवा दिया। इधर जब पुष्पा कोहली से दोनों भुरके वालियों के बारे में, जैसे हाव भाव, चाल ढाल, आवाज के बारे में सवाल किए तो वह ठीक से जवाब नहीं दे सकी। फिर संदेह हुआ तो पुलिस टीम ने पुष्पा कोहली का मोबाइल रिलायंस सर्विस लाइन्स पर ले लिया और उसके फोन की पिछले 6 महीने की कॉल डिटेल्स निकलवाई। इसी बीच पुष्पा कोहली के पति सुरेंद्र कोहली, बेटा नितिन और कुछ अन्य रिश्तेदार भी आ गए थे। माहौल कुछ ऐसा था कि पुलिस पुष्पा से कड़ाई से पूछताछ भी नहीं कर सकती थी। अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद किरण का शव उसके परिवार को सौंप दिया गया। उन लोगों ने उसी दिन उसका अंतिम संस्कार कर दिया, जिसमें किरण की नानी भी आई। इंस्पेक्टर विमल कुमार ने नानी से भी पूछताछ की तो पता चला कि वह पूरी तरह स्वस्थ थी, जबकि पुष्पा अपनी मां को अस्वस्थ बताकर पति सुरेंद्र कोहली और बेटे नितिन को 250 किलोमीटर दूर भटिंडा पंजाब भेजा था। जब पुष्पा से पूछताछ किया गया, महफूज आलम का नाम कई बार आया था। भुरके वाली औरतों का जिक्र आने से पुलिस को शक महफूज आलम पर ही गया। पुलिस ने महफूज आलम से पूछताछ किया कि लेकिन उसने इस मामले में अपनी कोई भी भूमिका होने से इनकार कर दिया। लेकिन यह बात थी कि किरण उसके यहाँ काम कर चुकी थी और वह उसे मोटा वेतन देता था। फिर भी हत्या का मामला होने की वजह से पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए थाने पर ही बिठाए रखा और फिर बाद में उसे छोड़ दिया। पुष्पा कोहली के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स पुलिस के पास आ गई थी। उसका गहराई से अध्ययन करने पर पुलिस को उसमें एक ऐसा नंबर मिला जिस पर पुष्पा ने दिन के समय हफ्ते में 2-3 बार फोन करती थी। यह नंबर था पंजाब का। जब इस नंबर के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि वह नंबर उसके एक मुंह बोले चाचा की है जो पंजाब में रहता है। उससे वह पारिवारिक बातें करती थी। घटना वाली रात पुष्पा के मोबाइल पर आने जाने वाली कुल 3 कॉल्स पाई गई थी। पहली कॉल रात 8 और 9 बजे के बीच आई थी जो कि मिस्ड कॉल थी। इसी नंबर पर फिर पुष्पा कोहली ने अपने मोबाइल से रात 10 बजे करीब के आसपास एक मिस्ड कॉल दी थी। तीसरी और आखिरी कॉल पुष्पा कोहली की नौकरानी सपना के मोबाइल से आई थी जिसे रिसीव किया गया था। पुलिस ने उस नंबर पर जिससे मिस्ड कॉल आई थी और जिस पर पुष्पा ने मिस्ड कॉल दी थी फोन किया तो वह नंबर लगातार बंद आ रहा था। जब उस नंबर की जांच की गई तो पता चला उस नंबर की सिम पंजाब से नकली आईडी और फर्जी पते पर खरीदी गई थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि यह घटना वाली रात उस नंबर की लोकेशन सेक्टर 45 और उसके आसपास थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस नंबर का इस्तेमाल किसी खास मकसद से ही किया गया था। इससे शक की सुई पूरी तरह से पुष्पा कोहली पर आकर रुक गई। अपने शक को और पुख्ता करने के लिए जब पुलिस ने पुष्पा की नौकरानी सपना और उसके द्वारा की गई फोन कॉल के बारे में पूछा तो इस हत्याकांड की तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई। लेकिन कुछ कारणों से पुलिस अब तक पुष्पा कोहली से अपने तरीके से पूछताछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वह शिकायतकर्ता थी और साथ साथ महिला भी थी। इन सभी बातों को जब विमल कुमार ने अपने उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श किया फिर उसने 3 जनवरी 2014 को पुष्पा को हिरासत में ले लिया। जब सपना द्वारा दिए गए बयान के आधार पर उसे घेरा जाने लगा तो पहले तो वह पुलिस को घुमाती रही, बहकाते रही, लेकिन अंत में टूट गई। आखिर उसने यह स्वीकार कर ही लिया कि उसने ही सुपारी देकर अपनी बेटी किरण की हत्या कराई। दरअसल पुष्पा की नौकरानी सपना ने घटना वाली रात कोठी के आगे वैगनार कार खड़ी देखी थी। बाद में उसने पुष्पा को फोन करके पूछा था कि क्या घर में कोई मेहमान आया है। चूंकि पुष्पा ने सपना की कॉल रिसीव की थी इसलिए यही बात उसके लिए मुसीबत बन गई क्योंकि यह बात
सपना ने पुलिस को बता दी थी, जबकि पुलिस के दिए गए बयान के अनुसार उस वक्त पुष्पा बेहोश थी। पुलिस को दिए गए इकबालिया बयान में पुष्पा कोहली ने बताया कि किरण की आदतों और व्यवहार से वह तनावग्रस्त रहने लगी थी। अपनी इस समस्या का हल करने की योजना से उसने अपने गांव के मुंह बोले चाचा, जो कि हवलदार कुलविंदर सिंह, जो जालंधर के कैंट थाने में तैनात थे, उनको हत्या की रात फरीदाबाद बुलाया। कुलविंदर अपने एक अन्य साथी के साथ वैगनार कार में 27 दिसंबर को देर शाम फरीदाबाद पहुंच गया था। वह अपना मोबाइल फोन जालंधर में छोड़कर आया था ताकि पुलिस की जांच में उस पर कोई आंच न आए, तो वह साबित कर सके कि वह हत्या के वक्त जालंधर में था। कुलविंदर पंजाब से फर्जी आईडी पर खरीदी गई सिम अपने साथ लाया था। इसी सिम को उसने दूसरे मोबाइल में डालकर पुष्पा कोहली को मिस्ड कॉल देकर अपने फरीदाबाद पहुंचने की खबर दी थी। पहले से नियोजित योजना के अनुसार पुष्पा ने अपने मोबाइल से उसे मिस्ड कॉल दी, जिसका मतलब था कि रास्ता साफ है, कभी भी अंदर आ सकते हो। इसके बाद रात के अंधेरे में कुलविंदर और उसके साथी ने घर के अंदर घुसकर किरण की गला रेतकर हत्या कर दी और कमरे में रखी अलमारी का सामान इधर उधर बिखेर दिया ताकि मामला लूट का और हत्या का लगे। हत्या के वक्त पुष्पा कोहली अपने बेडरूम में चली गई और अपने कानों को तकिए से ढक लिया ताकि बेटी की चीखने की आवाज उसे सुनाई न दे। इस हत्या के एवज में पुष्पा ने कुलविंदर सिंह को 1 लाख रुपए और सोने के कुछ गहने दिए थे, जिन्हें लेकर वह उसी रात अपने साथी के साथ पंजाब लौट गया था। ऐसे अपराधों का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। अपराध कभी भी छुपता नहीं। ऐसे अपराध करने से पहले सोच लेना चाहिए कि अंत में इसका अंजाम क्या होगा। साथ ही नागरिकों को इस तरह के अपराधों से सतर्क रहने की जरूरत है। इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।